हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको दाखिल खर्च ऑनलाइन करना बताएंगे कि आप किस तरह से 2023 में दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बेसिकली आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको टोटल चीज़ जो है क्लियर करके बताएंगे। जैसे कि कई बार आप देखते हैं कि ज़मीन का जो रजिस्ट्री होता है उसमें जो है 2-3 लोगों का नाम होता है या फिर 4 लोग तक का जो है नाम यहाँ पे हो सकता है, ये बेचने वाले का या फिर खरीदने वाले का। कई बार आप देखे होंगे कि जो भी रजिस्ट्री होता है उसमें जो है 2 से 3 प्लॉट या फिर 4 प्लॉट जो है एक साथ में रजिस्ट्री होते हैं, तो उसका जानकारी आपको कैसे भरने हैं और इससे रिलेवेंट जो भी जानकारी होगा, जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी, आपको बताने की कोशिश की जाएगी। अगर आप भी साइबर कैफ़े का दुकान किए हुए हैं फिर खुद का दाखिल खर्च के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है दाखिल खारिज ऑनलाइन बिहार EG2NET। आपके सामने EG2NET का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। वैसे इसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे आने से आपको जो है सारा जानकारी यहाँ पे मिल जाता है। ऑलमोस्ट मैंने सारा जानकारी यहाँ पे बताया हुआ है, जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलता है ऑफिशियल वेबसाइट का, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहीं से जो है दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, बट लॉगिन आईडी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जिनके भी नाम से आप दाखिल खर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका ही रजिस्ट्रेशन करके अगर करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पर डे जो है एक ही दाखिल खर्च के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का आपको एक लॉगिन आईडी से ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आप किसी प्रकार से सेट कर सकते हैं। कैप्चा को डालेंगे और पूरा यहाँ पे एड्रेस भरेंगे और यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। हो सकता है कि इनके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उससे वेरीफाई करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो आपको हम लॉगिन करके दिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा को डालकर यहाँ पे साइन इन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंचल जो भी आपका लगता है और नया दाखिल खर्च आवेदन करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डिटेल खुल के आएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्लीकेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स, बायर डिटेल्स, सेलर डिटेल्स, प्लॉट डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड लास्ट में आपको करने होंगे। तो सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आवेदक का पूरा नाम में किन का नाम लिखना है। तो आपने रजिस्ट्री करवाया होगा तो आपको जो है कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट्स मिला होगा। तो देखिए, यहाँ पे एक मोकिर रहता है। मोकिर का मतलब रहता है कि जो भी ज़मीन को बेचा हुआ है, ठीक है। और नीचे आएंगे यहाँ पे तो मोकिर अलहीम का मतलब होता है कि जो भी ज़मीन खरीदा हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं कि 2 लोग मिलकर जो है ज़मीन को खरीदे हुए हैं। तो किसी एक के नाम से, जैसे कि फर्स्ट वाला जो नाम है इसी के नाम से जो है आपको सबसे पहले वन एप्लीकेशन में सारा डिटेल्स भरना होगा। जैसे कि यहाँ पे जो डिटेल्स है इसी को आपको यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स में उसके अभिभावक के नाम में और बाकी सब जानकारी यहाँ पे आपको भरना होगा। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो उनका नाम यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे उनके अभिभावक का नाम, इसमें आप चाहें तो फादर, हस्बैंड, ऑथोराइज किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को आप दे सकते हैं। तो अगर फादर है तो फादर ही का नाम दे दीजिएगा, यहाँ पे फादर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दाखिल खर्च के प्रकार का चयन आपको करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए, हमने जो है सेल परचेज के लिए आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो ज़मीन रजिस्ट्री हुआ है वो हमने खरीदा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल परचेज ही सिलेक्ट करना है। बाकी आपका अदर कुछ होगा तो आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है सेल परचेज ही होता है, तो इसको आपको सिलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे एक ईमेल आईडी आपको देना होगा, हालांकि ईमेल आईडी आप छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। उसके बाद जो भी इनका प्रजेंट एड्रेस होगा, मतलब कि इन जहाँ जिनका नाम यहाँ पे लिखे होंगे उनका जो भी प्रजेंट एड्रेस होगा आधार कार्ड के हिसाब से या फिर ज़मीन रजिस्ट्री कराते समय जो भी उन्होंने अपना एड्रेस दिया होगा उसको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि उनका विलेज या फिर टाउन का नेम क्या है, उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नेम यहाँ पे लिखेंगे, स्टेट का नेम यहाँ पे लिखेंगे और जो भी एरिया का पिन कोड होता है आपको यहाँ पे भरना है। अगर ये जानकारी परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे।
तो वर्तमान और आपका अस्थायी पता सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप अलग इसको फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको जो है डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स यहाँ पे डालना होगा, जैसे कि आपका जो है रजिस्ट्री डीड है कि केवाला है, आप यहाँ पे बताएंगे। तो मेरे पास जो है रजिस्ट्री डीड ही है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर यानी कि डीड नंबर आपको देना होगा। उसके बाद डेट देना होगा, अमाउंट बताना होगा, और कहाँ से आपने रजिस्ट्री करवाया हुआ है, कोर्ट का नाम या फिर इशूइंग अथॉरिटी का नाम आपको देना होगा। तो ये जानकारी जो है आपके दस्तावेज पे मिल जाएंगे, जैसे कि आपने जो भी रजिस्ट्री करवाया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे बुक नंबर या फिर डीड नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं कि डीड नंबर लिखा गया है, ठीक है। इसको एक बार देख लेंगे और यहाँ भी आपको डीड नंबर मिल जाता है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्री कार्यालय है यहाँ पे मिल जाएगा, जिला निबंधन कार्यालय। यहाँ पे देखिए गोपालगंज लिखा गया है, तो यही आपको लिखना होगा। और डेट भी आपको यहीं पे मिल जाता है, आप ये वाला डेट भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको डेट मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2/12/2022 को रजिस्ट्री हुआ है, तो यही डेट आपको डालने हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ज़मीन का जो कॉस्ट है पूछा गया है कि कीमत कितना है, तो आप नीचे आएंगे तो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए यहीं पे आपको मिल जाएगा। इधर आप देख रहे होंगे, आपको हम हाईलाइट करके दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि 6,16,000 में जो है ज़मीन को बेचा गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा गया है कि 6,16,000 में जो है ज़मीन को बेचा गया है, जिसका आधा 3,08,000 होता है। तो यहाँ पे आपको 6,16,000 ही डालना होगा, इसका आधा नहीं डालना होता है, यही वाला आपको डालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको डालने के लिए हमने बताया कि आप किस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्री डीड नंबर यहाँ पे डाल देंगे, डेट यहाँ पे जो भी हमने बताया उसको डाल देंगे। अमाउंट में मैंने अमाउंट आपको बता ही दिया है, और कोर्ट का नाम आपको बता ही दिया है कि ऊपर लिखा रहता है। तो इसको यहाँ पे डालकर आपको जो है सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो अब यहाँ पे बायर का डिटेल्स आपको डालना होगा, जो भी ज़मीन को खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे बायर का नेम आपको डालना होगा, उसका गार्जियन का नेम, किसी का भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि अडॉप्टेड ब्रदर, अडॉप्टेड डॉटर, मतलब जितने भी यहाँ पे आपको रिलेशनशिप मिल रहे हैं सभी का जो है आप अभिभावक बना सकते हैं। तो इसमें से जिसको भी आप रखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत अलग अलग चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे पिता को रखना चाहते हैं तो पिता को यहाँ पे बता सकते हैं, बाबू अबू जो भी है यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कास्ट आपको यहाँ पे बताना होगा कि आप जो है कौन से कास्ट चाहते हैं, ये भी आपको दस्तावेज पे ही मिल जाएगा, इसके रिगार्डिंग हम अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से कास्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर, जो भी ज़मीन बायर किया है उसका जेंडर क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, और पूरा यहाँ पे एड्रेस आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखिए क्या होता है कि अगर दो लोग मिलकर ज़मीन को खरीदे हुए हैं और दोनों का जो पिता है सेम ही है, मतलब कि दोनों भाई हैं, तो दोनों का नाम जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओ देकर, जैसे कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे आप देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम मोकिर जो अलहीम है, यही जो है बायर होता है, यानी कि ज़मीन खरीदने वाला होता है। तो इसमें दो लोग जो है ज़मीन को खरीदे हुए हैं। देखिए दो नाम यहाँ पे लिखा गया है, आपको हम दिखा देते हैं हाईलाइट करके। यहाँ पे देखिए एक नाम यहाँ पे है और एक नाम यहाँ पे है, ठीक है। और दोनों के जो यहाँ पे देख सकते हैं कि पेशरान है, यानी कि पिता है, एक ही हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको यहाँ पे ओ करके आप लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ओ दिया गया है। लेकिन और भी कुछ इसमें लोग हैं जिनके पिता अलग हैं, मतलब कि कुछ लोग ग्रुप बनाकर जो है ज़मीन का रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, खरीदे हुए हैं, तो उनका जो जानकारी है आप यहाँ पे डालेंगे, आपको हम बता देना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एड न्यू रो पर क्लिक करके अगर उनका अलग अलग पिता हैं, अलग अलग कास्ट हैं, तो आप उनको ऐड न्यू रो पे करके यहाँ पे ऐड करके उनका जानकारी भरेंगे। लेकिन सेम पिता है तो यहाँ पे नाम लिखेंगे और वो लगाकर जो है उनका भी यहाँ पे जानकारी आपको फिल कर देना है। तो इससे क्या होगा कि दोनों आदमी का जो नाम है आपका जो जमाबंदी है उसमें शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ आपको भरने होंगे। और भी कोई व्यक्ति है जिसका पिता अलग अलग है, मान 4 लोग 5 लोग मिलकर लिखवाए हुए हैं, तो उसका भी जानकारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मेरे केस में जो भी ज़मीन का रजिस्ट्री है उसमें 2 लोग तो लिखवाए हुए हैं, लेकिन दोनों का पिता सेम है, तो एक ही में हम भर देंगे सारा जानकारी यहाँ पे क्लियर करके, ठीक है। या फिर आप चाहें तो अलग अलग भी भर सकते हैं उसको। अगर मान लीजिए महिला पुरुष है तो उसको यहाँ पे जेंडर चेंज करना होगा, मोबाइल नंबर भी डालना होगा, तो इस तरह से आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है सेलर का डिटेल्स डालना है, जैसे कि जो भी ज़मीन को सेल किया हुआ है उसका नाम क्या है, उसके गार्जियन का नाम क्या है, जो भी गार्जियन का नाम देंगे उसके साथ रिलेशनशिप क्या है यहाँ पे बता देंगे, उसका कास्ट क्या है,
और जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर, एड्रेस क्या है, ठीक है। अगर 2-3 लोग मिलकर लिखे हुए हैं तो सभी का जानकारी जो है आप यहाँ पे ऐड न्यू रो पे करके क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। बट एक ही व्यक्ति लिखा हुआ है मेरे केस में, आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नाम मोकिर वाला है तो इसमें देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जानकारी जैसे कि इसका नाम क्या है और बल्द का मतलब होता है पिता, तो इसका पिता का नाम क्या है यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ कौन सी जाति है, पैसा क्या है और इसका एड्रेस क्या है, सब यहीं पे मिल जाएगा। मोबाइल नंबर भी और पैन कार्ड नंबर भी अभी चढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सारा जानकारी यही आपको डालना होगा। यही जो है सेलर होता है, मोकिर का मतलब होता है सेलर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आपको फिल करना होगा। तो ऑलमोस्ट आप फिल कर पाएंगे क्योंकि सारा जानकारी तो आपको सेल डीड पे ही मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है प्लॉट का डिटेल्स डालना होगा। जो भी प्लॉट आपने लिखवाया होगा उसका जानकारी आपको बताना होगा। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में अपना जो है डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीज़न और सर्कल तो सेलेक्ट कर ही लिया है। अब यहाँ पे आपको हल्का बताना है कि आपका हल्का कहाँ है। तो बेसिकली आपको हल्का सेल डीड में ही मिल जाता है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। तो जो भी आपका हल्का होता है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो हल्का सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रेवेन्यू थाना यानी कि जो आपका मौजा होता है उसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी मौजा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर, प्लॉट यानी कि खेसरा नंबर, यहाँ पे जो भी आपका एरिया है वो एकड़ में और यहाँ पे डेसिमल में आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चौहद्दी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो इस जानकारी आपको कहाँ मिलेगा वो भी आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्लॉट के रिगार्डिंग जो है आपको सारा डिटेल्स मिल जाता है, ठीक है। वैसे तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि ये जो ज़मीन जो है ना 13.20 डेसिमल यानी कि 3 कट्ठा 10 दूर जो है रजिस्ट्री हुआ है, जिसमें 2 अलग अलग जो है खाता खेसरा नंबर है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 92 में 3402 एक खेसरा नंबर है जिसमें 6.51 डेसिमल यहाँ पे रजिस्ट्री हुआ है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे 92 खाता नंबर में ही 3401 में 6.51 डेसिमल रजिस्ट्री हुआ है। यानी कि 2 ज़मीन जो है इसमें रजिस्ट्री किया गया है एक ही डीड में। 2 अलग अलग यहाँ पे खेसरा नंबर है और दोनों का देख सकते हैं कि चौहद्दी यहाँ पे दिया गया है। तो आप इस दोनों जानकारी को फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3402 और 3401, ठीक है, दोनों का जानकारी आपको फिल करना होगा। तो आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट वाला का आपको यहाँ पे फिल करना है और सेकेंड वाला का आप यहाँ पे ऐड न्यू रो पर क्लिक करके यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे कि खाता नंबर क्या है, प्लॉट खेसरा नंबर क्या है, एकड़ में और डिसमिल में ज़मीन जो भी है, एकड़ में अगर नहीं है तो 00 कर दीजिएगा, डिसमिल यहाँ पे डाल दीजिएगा, चौहद्दी यहाँ पे लिखेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे एक और भी प्लॉट इसमें है उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो चलिए हम फटाफट इसको ऐड कर देते हैं। आप भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको जानकारी भर लेना है। अगर आपके भी डीड में 2 प्लॉट का रजिस्ट्री हुआ है तो इस तरह से भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जानकारी जो है इस तरह से सेव हो जाएगा। अब लास्ट में जो है आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि मार्ज ऑल डॉक्यूमेंट्स टुगेदर इन द सिंगल PDF ही, यानी कि आपको जो है सभी PDF ही को जो भी आपका सेल डीड है ना, तो आपको इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने किया हुआ है। हालांकि आपको ब्लर दिख रहा होगा, देखिए सभी को जो है एक में स्कैन कर दिया है। इस तरह से आपको जो है सभी PDF ही को एक ही PDF ही में यहाँ पे स्कैन कर लेना है पूरा। और सब पे जो है सेल्फ अटेस्टेड भी रहना चाहिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे कराया हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे सभी पेज पे जो है सेल्फ अटेस्टेड है। इस तरह से आपको कराने हैं और कराने के बाद इसको सिंगल PDF में बनाकर आपको अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो फाइल साइज है बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स मस्ट नॉट एक्सीड 2 MB, यानी कि 2 MB ज़्यादा जो है आपका डॉक्यूमेंट्स का साइज नहीं होना चाहिए, 2 MB से अंदर ही आपको रखना है। तो उसको यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेरे पास जो PDF ही है यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 MB का है, इसको हमें कम करना है। इसको रिसाइज करने के लिए अपने गूगल में टाइप करेंगे स्मॉल टू PDF ही, कंप्रेस योर PDF ही फाइल ऑनलाइन एंड फ्री का ऑफिशियल पोर्टल आएगा, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका फाइल है वहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका जो है DPI भी सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 से ही कर देता हूँ, 2.5 से करके देखता हूँ कितना MB में जा रहा है। अब यहाँ पे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कन्वर्टिंग हो रहा है, ठीक है, मतलब कंप्रेसिंग हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 3 MB से 2 MB में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 2 MB में हो जाता है तो यहाँ से हम कर पाएंगे, नहीं तो इसका जो DPI है उसको और भी कम करेंगे तो कम MB में हो जाएगा, ठीक है। और वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो गया। देखिए 3 MB से 1542 एंड
1.5 MB में कर दिया है, ठीक है। और क्वालिटी भी देख सकते हैं, थोड़ा सा भी ख़राब नहीं हुआ है। तो आप इसको चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, चूँकि आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे जो है 1.5 MB में कर दिया है, तो आप इसको आसानी से अब अपलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे इसका नाम रीनेम करिएगा ना, तो एक ही नाम रीनेम करिएगा, तो स्पेस बीच में मत दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि इस तरह से लिख कर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बीच में स्पेस वगैरह वगैरह नहीं देना है। तो मेरा यहाँ पे फाइल तैयार है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस तरह से फाइल तैयार करना है। अब यहाँ पे इसको अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहाँ भी फाइल है अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया है। यहाँ पे जो भी कैप्चा आपको नज़र आ रहा है, इसको यहाँ पे डाल देने हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और एक बार ही क्लिक करना है, बार बार आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। अपलोडिंग हो रहा है, आपको वेट करने हैं, क्योंकि अपलोडिंग होने में थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे फिर से आपको ये कैप्चा डालना होगा, क्योंकि अब सबमिट करना है। हमें घोषणा देना है कि मैं जो भी जानकारी दिया हूँ सत्य है, गलत पाए जाने पर एकमात्र जिम्मेदार होऊंगा, ठीक है। उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करने हैं। तो इस तरह से आपका जो है सबमिट हो जाने के बाद इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा कि आपने जो भी जानकारी डाला हुआ है वो जानकारी को एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि प्रीव्यू यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने जो भी जानकारी डाला हुआ है उसको एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। किसी प्रकार का मिस्टेक लग रहा है तो आपको बैक जाकर इसको सुधारने की आवश्यकता है। और आपको लगता है कि सभी सही है, साथ ही साथ जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हुआ है उसको यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आपने जो जानकारी डाला हुआ है वो जानकारी सही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किया वो डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेना। और बाकी जो भी जानकारी है उसको भी यहाँ पे रीड आउट कर लेना। चलिए हम फटाफट रीड आउट कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आपको यहाँ पे घोषणा पत्र देना है और फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको आप यहाँ से प्रिंट आउट कर लेना, ठीक है। इस तरह से इसको प्रिंट आउट कर लेना और इसको सेव कर लेना। अब यहाँ पे आपको जो है एक वाद संख्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका जो फिनांशियल ईयर है वो भी दिया गया है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और अब इसका एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए इसी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको जो है एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपने ज़िला को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंचल को, वित्तीय वर्ष 2022-23 है, और यहाँ पे केस नंबर और डीड नंबर से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो हम केस नंबर ही डाल देते हैं, सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लॉट नंबर का भी डिटेल्स है, खाता नंबर भी है और केस नंबर भी है, एप्लीकेशन का डेट भी है और स्टेटस पेंडिंग एट ऑपरेटर के पास ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि हमें अभी इसको अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे व्यू करेंगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए केस का आपको सारा चीज़ मिल रहा है, केस का स्टेटस क्या है और डेट ऑफ रिसिप्ट यानी कब आपने आवेदन किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे कर्मचारी के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आरओ के द्वारा इसको वेरीफाई किया जाएगा यानी कि रेवेन्यू अफसर के द्वारा, उसके बाद सीओ यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और लास्ट में आपका जो करेक्शन स्लिप है जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो है दाखिल खर्च कंप्लीट हो गया। जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से बिहार में दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप दाखिल खर्च नहीं करवाते हैं तो ज़मीन का रजिस्ट्री करवाने से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि दाखिल खर्च होने के बाद ही आपके नाम से जो है ज़मीन का जमाबंदी किया जाता है, उसके बाद ही आप अपना उस पर मालिकाना हक जमा सकते हैं। तो इसलिए जो है दाखिल खर्च करवाना बहुत ज़रूरी होता है। दाखिल खर्च करने के बाद आपको जो रिसीविंग मिलता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, जिसमें आपका परिवार यानी कि केस नंबर रहता है, उसको प्रिंट आउट करके और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड किया हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ, उसको जो है उसका जो फ़ोटो कॉपी बचा हुआ है उसको, और साथ में आपने जो भी रिसीविंग आपको मिला हुआ है उसको ले आकर अपने कर्मचारी के पास सबमिट करना होता है। हालांकि ये नेसेसरी नहीं है, मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स तो ऑनलाइन दे दिया है, लेकिन कई बार जो है बिहार है भैया, बिहार में ये सारी चीज़ें होता रहता है, तो एक बार इसको सबमिट करवा दीजिएगा, उन लोगों को ध्यान में रहेगा। तो सबमिट करने के बाद देखिए आपका जो प्रोसेस है वो चालू हो जाता है। 15 से लेकर जो है 30 दिन का अंदर जो है आपका दाखिल खर्च का जो काम होता है वो कर दिया जाता है। और इसमें जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कर्मचारी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आरओ वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपका सीओ वेरीफाई करेंगे और आपका जो दाखिल खर्च का जो करेक्शन स्लिप है जनरेट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है दाखिल खर्च कंप्लीट हो गया है। दाखिल खर्च कंप्लीट होने के बाद आपके नाम से जमाबंदी कायम कर दिया जाता है, जिसमें जो भी प्लॉट आप खरीदे हुए हैं उस प्लॉट में जो है आपका नाम चढ़ जाता है और आपका जमाबंदी कायम कर देता है कि आपने जो है उस प्लॉट में से इतना ज़मीन आपने लिया हुआ है। तो इस तरह से सारे प्रोसेस होते हैं।
इसमें पैसे की हम बात करें तो देखिए सरकार के तरफ से कोई भी निर्धारित शुल्क नहीं होता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, किसी प्रकार कोई पैसे नहीं देने होते हैं। लेकिन कई बार कर्मचारी स्तर के जो भी यहाँ पे कर्मचारी होते हैं, राजस्व कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा जो है पैसे की डिमांड की जाती है, फिर दलाल के द्वारा भी इन सब चीज़ों को देखा जाता है। इसलिए इसमें जो है पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है, कंप्लीटली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी दिया हुआ है, वहाँ मेल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सोशल मीडिया फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।